चलो, देखो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो दो टाइप का होता है। एक वो जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं, और एक वो जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होते। जिसमें ग्रेन्यूल होगा उसे क्या बोलोगे? ग्रेन्युलोसाइट। और जिसमें नहीं होगा उसे क्या बोलोगे? अग्रेन्युलोसाइट। अभी जो ग्रेन्यूल वाले सेल होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। कैसे? आपने डाई डाला, आपने एसिडिक डाई डाला, तो कुछ सेल के ग्रेन्यूल ने एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब किया और लाल कलर के हो गए, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? एसिडोफिल। फिर आपने बेसिक डाई डाला, ये ब्लू कलर का था, तो कुछ सेल के ग्रेन्यूल्स ने उसको एब्जॉर्ब किया और ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स हो गए। और कुछ सेल ऐसे भी थे जिन्होंने रेड भी एब्जॉर्ब किया, ब्लू भी एब्जॉर्ब किया, आप इन्हें क्या बोलोगे? न्यूट्रोफिल। तो अपने पास तीन सेल है जिसमें दाने हैं। एक दाने रेड कलर का है, दूसरे में दाना ब्लू कलर का है, तीसरे में दोनों कलर है। तो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये बात समझ आई? अब इनका काम क्या होगा? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो एसिडोफिल होगा वो कितना होगा? 1 to 3%। जो बेसोफिल होगा वो कितना होगा? 0.5 to 1%। और जो न्यूट्रोफिल होगा वो कितना होगा? 70%। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। उसके बाद कौन आएगा? एसिडोफिल। और उसके बाद कौन आएगा? बेसोफिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बनेगा, इनका ऑर्डर, कि कौन कितना है। तो एसिडोफिल, सॉरी न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। याद रहेगा सभी को इतना? अब आगे की बात ध्यान से सुनो। एसिडोफिल, एसिडोफिल का काम समझते हैं। देखो एसिडोफिल क्या करने वाला है, सबसे पहली बात, इसके अंदर लाइसोसोम के ग्रेन्यूल होंगे। कौन से ग्रेन्यूल होंगे? लाइसोसोम के ग्रेन्यूल होंगे। और आपने उनको कौन से डाई से स्टेन किया? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। और उस डाई का नाम क्या है? इओसिन। इतनी बात समझ आई? ठीक है। नाउ इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? बायलोब्ड, मतलब उसमें दो लोब हैं। उसमें दो लोब हैं। अब काम की बात करते हैं कि फंक्शन क्या है उसका। डिस्ट्रॉय एजीएबी कॉम्प्लेक्स, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। नाउ एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा? सपोज आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से चीज आई और वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो कौन है वो? एंटीजन। कुछ भी बॉडी के बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आया और आपको नुकसान पहुंचाया, वो कौन है? एंटीजन। अब उसको मारने के लिए बॉडी कुछ तो करेगी ना, तो बॉडी ने बनाया प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों को बॉडी से कौन बाहर भगा देगा? एसिडोफिल। लाइक भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को बाहर कौन भगा देता है? मम्मी या पापा। ये बात समझ आई? तो पहला ये था। दूसरा, जब आपको एलर्जी होगी उस समय यह आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। आप मान लो जंगल वंगल गए थे घूमने, एग्जाम आने वाला है तो चलो जंगल ही घूम के आ जाते हैं, तो उधर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, आप चल रहे हो वहां पे, तो कोई पेड़ पौधा टच हो गया आपको, तो अचानक से खुजली होने लगी, लाल हो गया, इचिंग हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, ये इसको एलर्जी बोलते हो। एलर्जी के टाइम पे आपकी बॉडी में कौन सा सेल बढ़ जाएगा? एसिडोफिल। इतनी बात क्लियर है? थर्ड आपको दिया है शो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी। देखो हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन वेसोडाइलेटर होता है। हिस्टामिन क्या होगा? वेसोडाइलेटर। व्हाट इज वेसोडाइलेटर? वेसोडाइलेटर का मतलब होता है कि आपके ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगा। ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगा, तो ब्लड का प्रेशर कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। लाइक अगर कोई चीज चौड़ा हो गया तो वहां प्रेशर तो नहीं लगेगा, वो तो एकदम लाइक पानी का पाइप ही चौड़ा कर दो, तो पानी स्लो आएगा कि फास्ट आएगा? स्लो आएगा। जितना पतला पाइप उतना तेज पानी। तो यहां पर आपका ब्लड वेसल क्या हो जाएगा? डायलेट हो गया, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम। तो उसको अपोजिट कौन करेगा? आपका एसिडोफिल। वो क्या निकालेगा? एंटीहिस्टामिन। लास्ट में डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होगा आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको एलिमिनेट करवा देगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो यहां पर आ जाओ। नाउ यू हैव बेसोफिल। सी, बेसोफिल इज 0.5 to 1%। ओके। फ्यू ग्रेन्यूल लार्ज साइज, मतलब कम ही होते हैं लेकिन इनका साइज बड़ा होता है। ओके। स्टेन विद बेसिक डाई, और डाई का नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू। वहां पे डाई का नाम क्या था? इओसिन। यहां पे डाई का नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू। ओके नेक्स्ट।
न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड, लाइक वहां पे दो लोब्स वाले न्यूक्लियस थे, यहां पे ट्विस्टेड एस शेप टाइप है कुछ, ट्विस्ट लाइक घुमा हुआ। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, नॉन फेगोसाइटिक, लाइक ये फेगोसाइटिक नहीं है। फेगोसाइटिक मतलब क्या होता है? जो दूसरे को खा जाता है वो फेगोसाइटिक होता है। ये लोग ऐसा खाते पीते नहीं है, ये नॉन फेगोसाइटिक है। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं। इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी एंड इन्फेक्शन, अगर आपकी बॉडी में एलर्जी है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, बराबर है, तो नहाया करो। तुम लोग नहा नहीं दो तो उस टाइम पे ये बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? सेकंड, रिलीज हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, तीन चीजें निकालेगा, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन। काम क्या होगा? हिस्टामिन का काम जस्ट सभी बताया, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है, वेसो डायलेटर बोलते हो। वेसो मींस ब्लड वेसल, डायलेटर मींस फैला देना, वेसो डायलेटर। दूसरा दूसरा क्या निकाला है? हेपेरिन। हेपेरिन क्या होगा? उसके पहले सेरोटोनिन समझो। सेरोटोनिन क्या करेगा? ये ब्लड वेसल को पतला कर देगा। हिस्टामिन उसको फैला रहा था ना, ये क्या करेगा? पतला कर देगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? लास्ट है आपके पास हेपेरिन। हेपेरिन क्या करेगा? तो मान लो आप रास्ते पे से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और गिर गए, भेलपूरी खाते खाते, तो चोट लगेगा। चोट लगेगा तो ब्लड आएगा। क्या ब्लड जिंदगी भर आएगा? नहीं ना। 5 मिनट, ज्यादा लगा है 10 मिनट, ज्यादा लगा है 2 घंटा, इतना भी तो खून नहीं क्या आई जा रहा है? कहीं से मोटर लगा है क्या? यहां से चढ़ा रहे हो, यहां से निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ समय तक खून निकलेगा, बंद हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, एक खून बंद क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? अगर शरीर से खून बाहर आए तो खून को जमा देगा। नाम वापस सुनो, फाइब्रिनोजेन। अगर आपके शरीर से खून आ रहा है तो उसको जमाने का काम कौन करेगा? फाइब्रिनोजेन। पर जब वही खून शरीर के अंदर होता है, क्या वो जमता है? बाहर आते ही जम जाता है ना। कौन जमाया? फाइब्रिनोजेन। पर अंदर था तो नहीं जमा ना। किसने जमने से रोका? हेपेरिन। किसने जमने से रोका? हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या होगा यहाँ पे? एंटीकोगुलेंट, मतलब जो खून को जमने से रोकेगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? लास्ट पे आ जाओ, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल मल्टीलोब होता है। क्या होता है? मल्टीलोब, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट, फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस, मतलब ये छोटे छोटे सेल होते हैं जो पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं, खाना खाएं खाना खाएं, जहां पे बैक्टीरिया दिख गया, वायरस दिख गया या मरा हुआ सेल दिख गया, वहीं पे उसको खा पी जाएंगे। तो ये काम है उसका, फेगोसाइटोसिस। बाकी अमोबॉइड मूवमेंट करता है। व्हाट इज अमोबॉइड मूवमेंट? याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड वेसल के बाहर आ जाता है, अपने आप को सिकोड़ेगा और ब्लड वेसल के बाहर आ जाएगा, इसको कहते हो डायपेडिसिस। क्या इतनी बात समझ आ गई? बस इतना ही था। क्लियर है सभी को? ये तीनों सेल के फंक्शन देख लेना एक बार, वापस रिकॉल कर लो फटाफट, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई सभी को? तीनों का फंक्शन क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सुनो, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, सॉरी हो गया ना, अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट का मतलब वो सेल जिनमें दाने नहीं मिलेंगे। दो ही टाइप के होंगे, एक होगा लिम्फोसाइट और एक होगा मोनोसाइट। एक होगा लिम्फोसाइट और एक होगा मोनोसाइट। ओके, आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना परसेंट होगा? 28। मतलब ग्रेनुलोसाइट कितना परसेंट था? 72। तो ये कितना होगा? 28। ओके, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, पता है आपको ये बात। नेक्स्ट, फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल, वो वाला याद करो, माइलॉइड स्टेम सेल था। ये वाला कौन सा है? लिम्फोइड। आपका जो अग्रेनुलोसाइट होगा वो कौन से स्टेम सेल से बनेगा? लिम्फोइड। और ग्रेनुलोसाइट किससे बनेगा? माइलॉइड। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज लार्ज नॉट लोब्यूलेटेड, मतलब न्यूक्लियस बड़ा है। आपको देखा था ना न्यूक्लियस, देखो एक में बड़ा सा था, एक में बीन शेप था, याद है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होगा? राउंड, गोल सा न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट, कितना परसेंट होगा ये? 25 to 30%। ओके, नाउ स्मॉलेस्ट होगा स्फेरिकल न्यूक्लियस। दो टाइप के होंगे, एक होगा बी लिम्फोसाइट और एक होगा टी लिम्फोसाइट। ध्यान से सुनना, आपके पास लिम्फोसाइट है, अगर ये लिम्फोसाइट बोन मैरो में गया तो बनेगा बे लिम्फोसाइट। अगर ये लिम्फोसाइट आपके थाइमस में गया, यहां पर होता है थाइमस,
थाइमस में गया तो बनेगा टी लिम्फोसाइट, अगर लिम्फोसाइट बोन मैरो में गया तो बी लिम्फोसाइट बनेगा, अगर थाइमस में गया तो टी लिम्फोसाइट बनेगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये देखो, जैसे आपके पास लिम्फोसाइट है, अब ये लिम्फोसाइट का दो काम हो सकता है, या तो जाएगा ये आपके बोन मैरो में, या तो जाएगा आपके थाइमस में। ये आपका बोन मैरो है और यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आपका थाइमस। अगर लिम्फोसाइट बोन मैरो में गया तो क्या बन के निकलेगा, ये बनेगा बी लिम्फोसाइट। और अगर आपका लिम्फोसाइट थाइमस में गया तो क्या बन के निकलेगा, बहुत गुड, टी लिम्फोसाइट। ओके, नाउ बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, सुनो। ये जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, समझो आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, सुबह सुबह पहली बार बारिश हुई इस मॉनसून में, ठीक है, तो आपको मेंढक वाली खुशी हुई कि बारिश हो रही है, बहुत दिन हो गया नहाए, आज नहा लेते हैं। आप चले गए बाहर नहाने, ठीक है, तो नहाने के बाद शाम को हल्का हल्का बीमार बीमार फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, क्योंकि जितना भी बैक्टीरिया वायरस था वो सब चला गया अंदर नहाने के चक्कर में। तो अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया गया तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा कि चलो इस बैक्टीरिया को मारा जाए। तो बैक्टीरिया को मारने का दो तरीका होगा, दो सिस्टम से मारते हैं। दो सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी में, दो सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी में, बैक्टीरिया को देखते ही दोनों जाग जाएंगे। एक सोल्जर कौन है, बी सेल, एक सोल्जर कौन है, टी सेल, चाहे बी सेल बोलो चाहे बी लिम्फोसाइट बोलो, चाहे टी सेल बोलो चाहे टी लिम्फोसाइट बोलो, दोनों जाग गए कि हम मारेंगे इसको, बराबर है। अब बी सेल कैसे मारेगा, टी सेल कैसे मारेगा, दोनों का अपना अपना काम करने का तरीका है। बी सेल कैसे मारेगा, बी सेल बनाएगा एंटीबॉडी। बी सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। क्या होता है एंटीबॉडी, एक प्रोटीन होता है जो कि एंटीजन को मारता है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा एंटीबॉडी। किसको मारने के लिए बनाएगा, बैक्टीरिया को। कितने तरीके के बनाएगा, तो हमारे पास टोटल 5 तरीके का एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी को हम डिनोट करते हैं आईजी से, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। तो ये 5 तरीके का एंटीबॉडी बनाएगा आपका बी लिम्फोसाइट और उस बैक्टीरिया को मार देगा। क्लियर है। अब टी लिम्फोसाइट बोल रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी मार सकते हैं। तो हमने बोला तुम कैसे मारोगे जरा वो तो बताओ। तो ये कैसे मारेगा, सुनो, इसने एंटीबॉडी बनाया था उसको मारने के लिए, ये बनाएगा सेल। कौन सी सेल बनाएगा, ध्यान सुनो, कौन सी सेल बनाएगा, तो ये बनाएगा 4 तरीके की सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, एंड लास्ट में मेमोरी टी सेल। तो ये 4 तरीके के सेल्स बनाएगा और इन 4 तरीके के सेल से उस बैक्टीरिया को मार देगा। तो दोनों का अपना अपना तरीका है मारने का, दोनों का अपना अपना तरीका है मारने का। अब ध्यान सुनना, ये जिस तरीके से मारेगा, ये जिस तरीके से मारेगा, बी लिम्फोसाइट जिस तरीके से मारेगा, उस तरीकों को क्या बोलोगे आप, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब ऐसा इम्यून सिस्टम जो कि एंटीबॉडी बना के मारेगा। ये कैसे मारेगा, ये सेल बना के मार रहा है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब ये सेल बना के मारेगा उसको, ये सेल बनाएगा, हेल्पर बनाया जब मार क्या उसको, किलर बनाया जब मार क्या उसको। क्या इतनी बात समझ आई, ये एंटीबॉडी बना के मारेगा, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे हो,
एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये सेल बना के मारेगा, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे हो, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्लियर ही है। बाकी ये लोग काम कैसे करते हैं ये पूरा अलग से चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 10 हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर एकदम बढ़िया से बताने वाला हूं कैसे होगा ये। क्या ऊपर ऊपर से बातें समझ आए कि लिम्फोसाइट का काम क्या होगा? एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। जो लिम्फोसाइट होगा, सबसे पहली बात, अग्रेनुलोसाइट होगा, उसमें दो तरीके के सेल्स होंगे, एक होगा लिम्फोसाइट, एक होगा मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो होगा गोल गोल, और जो मोनोसाइट है उसका न्यूक्लियस होगा बीन शेप, किडनी शेप। वापस आओ लिम्फोसाइट पे, अगर आपका लिम्फोसाइट आपके बोन मैरो में गया तो कौन सा बनेगा? बी। और अगर थाइमस में गया तो क्या बनेगा? टी। बी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। कितने तरीके के? 5। किससे डिनोट करते हो एंटीबॉडी को? आईजी। कितने टाइप के होंगे? 5। दी गेम, दी गेम, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी। और ये कैसे मारेगा, क्या बनाएगा? सेल। कितने तरीके के? 4। हेल्पर, किलर, मेमोरी और सप्रेसर। पहुंच गए यहां तक? ओके नाउ चलो यहीं पे देख लो ना, वहां पे रीड कर लेंगे बस। अब दूसरे सेल की बारी। दूसरा सेल कौन सा हमारे पास बचा? मोनोसाइट। आ जाओ देखते हैं, वो रीड करके पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो दूसरा है हमारे पास मोनोसाइट। सुनो, मोनोसाइट क्या करेगा? अच्छा, न्यूट्रोफिल का काम याद है? न्यूट्रोफिल क्या थे? पिद्दी पिद्दी सेल से छोटे छोटे, जिनके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस था, पूरी बॉडी में घूम रहे थे, एक हाथ में चाकू लेके एक हाथ में चम्मच लेके, यहाँ पे मस्त नैपकिन मार के खाना 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 का है मेरा। जहां बैक्टीरिया दिख जा रहा था, वायरस दिख जा रहा था, मरा हुआ सेल दिख जा रहा था, वहीं पे उसको खा जा रहा था। तो वो छोटे सेल थे, ये उनके पापा हैं, ये बड़े सेल्स हैं, ये बड़े सेल्स है। देखो, पॉपो नहीं, वॉर नहीं रुकवानी, इधर आओ। तो ये बड़े सेल्स हैं, ये देखो बड़े बड़े सेल्स हैं, ये पूरी खा जाएगा, शांत रहे। ये बड़े बड़े सेल्स हैं, पूरी बॉडी में घूम रहे हैं कि कहीं पे अगर बैक्टीरिया वायरस दिख गया तो वहीं पे उसको खा जाएंगे। इन सेल्स को क्या बोलोगे? मोनोसाइट। मोनोसाइट को ही आगे जाके और क्या बोलते हो? मैक्रोफेज। क्या बोलोगे? और न्यूट्रोफिल को क्या बोलोगे? माइक्रोफेज, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो माइक्रोफेज, ये बड़े होते हैं, मैक्रोफेज। समझ आया? तो क्या काम होगा आपके मोनोसाइट का? मोनोसाइट का काम होगा फेगो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों का काम समझ आया। दोनों में किसका न्यूक्लियस बीन शेप है? मोनोसाइट का कि लिम्फोसाइट का? और किसका ओवल शेप है? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट कितना परसेंट है? चलो क्लियर है सभी को? ये देख लो। और ये कितना परसेंट है आपका? 3 to 5%। ओके, सी इनका न्यूक्लियस होगा बीन शेप, ये देखो यहाँ पे दिया भी है। और सबसे बड़ा यही होता है, मैंने बताया ना, मोनोसाइट सबसे बड़ा यही होता है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। देख लो क्या करेगा? फेगोसाइटिंग एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन द डेड सेल, उनको खा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? एक बार इसको भी देख लो। गाइज, गाइज सी, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या होगा? प्लेटलेट। चलो आप चाय पी ले, थोड़ा एक्टिव हो गए। अब ध्यान से सुनना, फटाफट अब पढ़ेंगे। नहीं, एक्चुअली मैं सो के आया था ना, तो माइंड डिम डिम था। ध्यान सुनना। सो क्या हो गया? हाँ, तो बात करेंगे हम थ्रोम्बोसाइट की। थ्रोम्बोसाइट क्या है आपका? प्लेटलेट। प्लेटलेट, सबसे पहली बात, प्लेटलेट बनेगा कैसे? प्लेटलेट बनेगा कैसे? तो आपके पास एक सेल है, इस सेल को क्या बोलोगे? इस सेल को बोलोगे मेगा कार्योसाइट। ये सेल कौन सा है? देखो बड़ा सा सेल है, मेगा कार्योसाइट। क्या नाम है सेल का? मेगा, बड़ा, मेगा कार्योसाइट।
बैल है क्या बे? मेगा कार्योसाइट, इन सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, देखो निकल रहे हैं टुकड़े, इन टुकड़ों को प्लेटलेट बोलोगे। बड़े बड़े सेल है जिनका नाम है प्लेटलेट, उन मेगा कार्योसाइट, उनके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों को क्या बोलोगे? प्लेटलेट। टुकड़े है ना ये, तो इनमें तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, समझ रहे हो? जैसे इसमें से टुकड़े निकले तो इनमें कहां न्यूक्लियस होगा? न्यूक्लियस तो इस सेल में, और ये तो उनके टुकड़े, तो इनमें तो न्यूक्लियस नहीं होगा, तो प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी और प्लेटलेट ये दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, किस में होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है। समझ गई ये बात? ओके नेक्स्ट, स्मॉल होगा, ओवल शेप होगा अंडे की तरह, फ्रेगमेंटेड होगा, फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़े टुकड़े होंगे ये, और न्यूक्लियस एब्सेंट है। कितना होगा? 2.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। कितना होगा? 2.5 से 4.5 लाख। क्या इतनी बात समझ आई? ओके नेक्स्ट, मान लो, खा जाओ ना, पूरा खा जाओ। मान लो आपके बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो गई, आपके बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो गई, देखो डेंगू मलेरिया में होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। तो अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो गई तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे? आप बोलोगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट की कमी होगी तो क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। याद करो, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, कम होने को क्या बोलोगे? पेनिया। तो अगर प्लेटलेट कम हुआ तो क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम होता है आपके शरीर में खून को जमाना, खून को कोगुलेट कर देना। अगर मान लो अगर आपको कहीं चोट लग गई तो खून बाहर आ रहा है, तो उसको जमाने का काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट कर रहा है। तो मान लो प्लेटलेट की कमी हो चुकी है, तो क्या खून फटाफट जमेगा? खून जमने में टाइम लगेगा। ये बात समझ आई? इसी को बोलोगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। देखो आपको ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा। अब फंक्शन की बात कर ले लास्टली, तो सबसे पहले बोला ब्लड क्लॉटिंग, जो अभी मैं बताया आपको कि खून को जमाने में हेल्प करता है। दूसरा आपको दिया है, देखो क्या कर रहा है ये? प्लेटलेट प्लग बना रहा है, सील्स द रप्चर्ड ब्लड वेसल। लाइक अगर आपको कहीं ब्लड वेसल में चोट लग गई है तो उसको सील कर देता है जिससे ब्लड बाहर ना आ पाए। लास्ट क्या दिया है? सिक्रेट सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है अभी बताया थोड़ी देर पहले, वेसो कंस्ट्रिक्टर, जो आपके ब्लड वेसल को क्या करता है? पतला, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो सिक्रेट सेरोटोनिन, वो क्या होगा? वेसो कंस्ट्रिक्टर। क्या बात समझ आ गई? बस एक बार फंक्शन वापस सुनो। 3 फंक्शन मैंने बताए, 3 फंक्शन मैंने बताए। जैसे ये देखो, यहाँ पे चोट लगी तो ब्लड वेसल टूट गया है, तो यहां से वो खून बाहर आ रहा है, ये सब खून बाहर आया। तो प्लेटलेट क्या करेगा? प्लेटलेट क्या करेगा? प्लेटलेट क्या रिलीज करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट क्या रिलीज करवाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर आपके खून को जमा देगा। ये पहला था। दूसरा, जहां पर भी आपको चोट लगी है तो वहां पे ये क्या बना देगा? हल्का सा एक सील बना देगा जिससे खून बाहर ना आ पाए। पहला क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर निकलवाएगा जिससे खून जम जाए। दूसरा क्या करेगा? उस जगह पे वो क्या बना देगा? एक सील, उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या फॉर्म करेगा? थ्रोम्बस फॉर्म करेगा। थ्रोम्बस मतलब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इतने पार्ट को जाम कर दे जिससे खून बाहर ना आ पाए। लास्ट में क्या करेगा? ये सेरोटोनिन निकलवाएगा। और सेरोटोनिन क्या होता है? कंस्ट्रिक्टर की डायलेटर, वैसो कंस्ट्रिक्टर। व्हाट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर? वो जो ब्लड वेसल को दबा दे। अगर ब्लड वेसल दब जाएगा तो जो खून का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है। समझ में आई ये वाली बात? हो गया, प्लेटलेट खत्म हो गया। चलो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। तो ध्यान से सुनना प्लेटलेट का। सबसे पहली बात, प्लेटलेट किससे बनेगा? बड़े बड़े सेल्स हैं जिनका नाम है मेगा कार्योसाइट, उनके टुकड़ों से बनेगा। अगर ये उनके टुकड़ों से बन रहा तो क्या इनमें न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, इनका शेप कैसा होगा? ओवल। नेक्स्ट, काउंट कितना होगा?
2.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। नेक्स्ट, अगर ये कम हो जाए शरीर में तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो तो प्रॉब्लम क्या होगा? खून को जमने में दिक्कत आएगी। 3 काम बताएं। पहला काम क्या है? ये क्या निकालेगा? क्लॉटिंग फैक्टर, जिससे खून जमेगा। दूसरा, ये क्या बनाएगा वहां पे? सील। सील को क्या बोल रहे हो? थ्रोम्बस। या तो प्लेटलेट प्लग। थर्ड, क्या निकालेगा ये? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन क्या होता है? वैसो कंस्ट्रक्टर। समझ में आई ये वाली बात? घूर लो अच्छे से। इतना घूरो कि बोर्ड के आर पार दिखे। क्या है भैया? चलो अब सुनो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ, अब सुनो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा? लाइक आप चल रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुत्ते को दौड़ा रहे हो, आपको कुत्ता दौड़ा रहा है, जो भी है, अचानक से आपको चोट लग गई तो क्या बाहर आएगा? ब्लड बाहर आएगा। सपोज गाइज, सपोज यह आपका हाथ है, हाथ के अंदर है आपके पास ब्लड वेसल, और आपको चोट लग गई, चोट लगी और खून बाहर आ रहा है। अगर खून बाहर आ रहा है तो पहले तो आपका स्किन फटा होगा, और खून अगर बाहर आ रहा है मतलब जो अंदर ब्लड का पाइप था वो भी फटा होगा, तभी ना खून बाहर आ रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात सुनना, खून बाहर आ रहा है तो मतलब बॉडी इस खून को जमाने की कोशिश करेगा, वरना खून बाहर आते जाएगा और इतना खून बाहर आएगा कि आप निकल लोगे, ऊपर ऊपर हॉस्पिटल नहीं, मर जाओगे। इसीलिए खून को जमाना जरूरी होता है। खून को जमाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? खून के जमाने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? ब्लड क्लॉटिंग। क्या ये वाली बात समझ आई? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ आया? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप खून को जमा दे रहे हो। खून को जमाने के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होगा इंट्रिंसिक प्रोसेस, एक होगा एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग 2 तरीके से होगा। गाइज फोकस, 2 तरीके से होगा। एक होगा इंट्रिंसिक और एक होगा एक्सट्रिंसिक। तो 2 प्रोसेस होगा, एक होगा इंट्रिंसिक, एक होगा एक्सट्रिंसिक। देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा? आपको चोट लगी, खून बाहर आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, एक है आपके पास इंट्रिंसिक और एक है आपके पास एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक से कैसे खून जमेगा वो बता रहा हूं, और एक्सट्रिंसिक से कैसे जमेगा वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, अब ध्यान से सुनो। जैसे ये है आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर एक सेल होता है, देखो ऐसे, ये देखो ये सेल है। क्या बोलोगे इन सेल को?
इन सेल को बोलोगे एंडोथेलियल सेल, क्या बोलोगे? इन सेल्स को आप बोलोगे एंडोथेलियल सेल, क्या बोलोगे? एंडोथेलियल सेल। क्या इतनी बात समझ आई? जब चोट लगेगी तो एंडोथेलियल सेल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज। कौन डैमेज हुआ? एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गया। या मैं कह सकता हूं कि टिश्यू डैमेज हो गया। टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे जब बहुत सारे सेल एक साथ आएंगे तो क्या बोलोगे? टिश्यू ना। ओके, तो ये डैमेज हुआ। अबे बैठ जाओ। देखो, ब्लड वेसल डैमेज हुआ, एंडोथेलियल सेल क्या हो गया? डैमेज। अगर आपका एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाएगा, अंदर ब्लड है ना, ब्लड में कितने सेल्स होते हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो डैमेज ब्लड वेसल के कांटेक्ट में जब प्लेटलेट आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? डैमेज। समझाइए। जैसे ये खून के अंदर यहां पे 3 सेल्स बह रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जब प्लेटलेट यहां से बहते बहते उस हिस्से पे पहुंचेगा जो डैमेज है, तो वो भी खुद क्या हो जाएगा? डैमेज। समझ आया? लाइक मैं प्लेटलेट हूं, इतना हिस्सा डैमेज है, यहां से खून बाहर जा रहा है, तो मैं यहां पर आया, यहां पर आया, यहां डैमेज था ना, मैं जैसे इससे टच होऊंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? डैमेज। क्या इतनी बात समझ आई? तो अब आपका देखो प्लेटलेट भी क्या हो गया? डैमेज। ओके। अब वो डैमेज होके क्या निकालेगा? एक फैक्टर है, जिसको फैक्टर का नाम है 12। फैक्टर 12 को क्या कर देगा? एक्टिवेट। फैक्टर 12 को क्या कर देगा? एक्टिवेट। जब फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा तो वो क्या निकालेगा? प्रोथ्रोम्बिनेस। क्या निकालेगा? प्रोथ्रोम्बिनेस। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये तो था इंट्रिंसिक, क्योंकि अंदर चला ना सब कुछ, है ब्लड वेसल के अंदर चला। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। जब आपको चोट लगेगी तो बाहर स्किन भी तो डैमेज होगा। जब आपका स्किन डैमेज होगा, देखो, जब आपका स्किन डैमेज होगा, लाइक बाहर का टिश्यू डैमेज होगा, तो वो क्या निकालेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। समझ आई ये बात? एक बार वापस सुनो। मैंने कहा कि जो खून जमता है ना, वो 2 तरीके से जमता है। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोसेस, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। जो खून जमेगा वो 2 तरीके से जमेगा, एक होगा इंट्रिंसिक प्रोसेस, एक होगा एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। जैसे जैसे जियान की मां का हाथ है, ठीक है? ठीक है, डोरेमोन का हाथ है। अब सुनो, उतना दूर नहीं जाना है। तो ये डोरेमोन का हाथ है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन से सेल से बना है? ये देखो, ये सेल है ना, ये सेल है। कौन सा सेल है ये? एंडोथेलियल सेल। कौन सा सेल है ये? एंडोथेलियल सेल। मैं कह रहा हूं कि खून जमने का 2 तरीका है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा? जैसे चोट यहां पे लगी है, यहां पे, यहीं से खून बाहर आ रहा है, देखो यहीं से खून बाहर आ रहा है। अब क्या हुआ ना, अब ये जो प्लेटलेट है जो यहाँ पे बह रहा है, जैसे ही वो इधर के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, खुद भी क्या हो जाएगा? डैमेज। तो प्लेटलेट डैमेज हो चुका है। प्लेटलेट डैमेज हो चुका है। अंदर हुआ है कि बाहर हुआ है? अंदर हुआ ना। अरे खून के पाइप के अंदर हुआ ना। तो कौन सा प्रोसेस चालू हुआ? इंट्रिंसिक। प्लेटलेट प्लेटलेट डैमेज। प्लेटलेट डैमेज होगा। प्लेटलेट अगर डैमेज हुआ
तो कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा? फैक्टर नंबर 12। तो फैक्टर ऐसे लिखना है 12, फैक्टर 12 एक्टिवेटेड। और ये फैक्टर 12 क्या क्या निकालेगा? एक एंजाइम निकालेगा जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेस। क्या निकालेगा? प्रोथ्रोम्बिनेस। इतनी बात समझ आई? ये तो इंट्रिंसिक तरीका था। अब एक्सट्रिंसिक क्या होगा? सुनो, अगर यहां से खून बाहर आ रहा है मतलब चमड़ी भी तो डैमेज हुई होगी। ये चमड़ी डैमेज हुई ना, चमड़ी डैमेज हुआ मतलब कौन डैमेज हुआ? कौन डैमेज हुआ? टिश्यू। टिश्यू अगर डैमेज हुआ, टिश्यू अगर डैमेज हुआ तो यहां पे निकलेगा एक फैक्टर जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब निकलेगा तो कौन सा फैक्टर एक्टिव हो जाएगा? फैक्टर 10 एक्टिव। और ये फैक्टर 10 क्या निकालेगा? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये भी वही निकालेगा। तो देखो, इसने भी निकाला प्रोथ्रोम्बिनेज, इसने भी निकाला प्रोथ्रोम्बिनेज, फाइनली प्रोथ्रोम्बिनेज मिल गया। दोनों ने यहां तक पहुंच गए, दोनों यहां तक पहुंच गए। अब यहां से सेम काम होगा। ये पहले दोनों अलग था, अब दोनों एक जगह पहुंच गए। समझा ये वाला? तो जब आपको चोट लगेगी तो खून जमना स्टार्ट होगा। खून को जमाने का दो प्रोसेस होगा, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्यों बोलोगे? क्योंकि वो प्रोसेस खून के अंदर चल रहा है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर चल रहा है। और जो ब्लड वेसल के बाहर चलेगा उसे क्या बोलोगे? एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर वाला। अंदर वाला मतलब क्या है यहाँ पे? तो आपका अंदर ब्लड वेसल डैमेज था, उसके कांटेक्ट में आया प्लेटलेट और वो खुद भी क्या हो गया? डैमेज। डैमेज प्लेटलेट ने कौन से फैक्टर को एक्टिवेट किया? 12। और 12 ने क्या निकाला? प्रोथ्रोम्बिनेज। अब यहां पे एक्सट्रिंसिक में आओ, बाहर की चमड़ी डैमेज हुई थी, डैमेज हुआ तो वो क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू ने क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन से फैक्टर को एक्टिवेट किया? फैक्टर 10। और फैक्टर 10 यहां पे क्या निकाल रहा है? प्रोथ्रोम्बिनेज। तो दोनों ने प्रोथ्रोम्बिनेज निकाल दिया। समझ आया? चलो अब देखो, अब क्या होगा? आपकी बॉडी में एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, बराबर है? प्रोथ्रोम्बिन को हम लोग बना देंगे, क्या बना देंगे? थ्रोम्बिन। क्या बना देंगे? थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बना? तो ये किसने बनाया? प्रोथ्रोम्बिनेस ने। अभी प्रोथ्रोम्बिनेस बना था ना, उस प्रोथ्रोम्बिनेस ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना दिया, बराबर है? अब सुनो, अब सुनो, हमारी बॉडी में एक और प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन को चेंज करके बना दिया जाएगा फाइब्रिन। और कौन करेगा ये काम? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजेन को बना दिया फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन क्या था? ये एक प्रोटीन था जो कि सल्यूबल था। सॉल्यूबल मतलब ये ब्लड में घुल जाता है। हमने उसे क्या बना दिया? इनसल्यूबल, मतलब ये ब्लड में अब नहीं घूमेगा, घुलेगा। अब जहां पे चोट लगी थी ना, वहीं पे आके ये जाम कर देगा, वहां पे क्या बना देगा? मैश। लाइक आपका ये ब्लड वेसल देखो यहाँ पे फटा हुआ है, तो यहां पर क्या बना देगा? ऐसे मैश। किसने बनाया ये मैश? फाइब्रिन ने। तो अब क्या यहां से कोई खून बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, इसी में आके फंस जाएगा और ये हो गया जाम, हो गया क्लॉट। ये था क्लॉट। फाइब्रिनोजेन कैसा है? सल्यूबल की इनसल्यूबल? सोल्यूबल। इसी को क्या बनाना है अपने को? इनसल्यूबल, जिससे आके यहाँ पे जाम हो जाए और बाकी की चीज यहां से बाहर ना आ पाए। समझ में आया? तो ये था ब्लड क्लॉटिंग। अगर आप देखो तो पहले हमने ये बनाया, इसने इसको रिएक्ट किया, फिर ये बना, फिर ये इसने इसको रिएक्ट किया। मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले रिएक्शन को करवा रहा है, फिर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले रिएक्शन को करवा रहा है। ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ऐसे प्रोसेस को आप बोलोगे कास्केड प्रोसेस। क्लियर है? कैसा प्रोसेस होगा ये? कास्केड प्रोसेस। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? सो दिस वाज योर ब्लड क्लॉटिंग। हो गया। ब्लड क्लॉट करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने क्लॉटिंग फैक्टर होंगे? 13। कितने होंगे? 13। 1 to 13, पर होते हैं 12। 1 से 13 तक है, लेकिन होते कितने? 12। मतलब कोई एक तो बीच में नहीं है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 नहीं होता। 1 होता है, 2 3 4 5, फिर लाइक 7 8 9 10 11 12 13। तो है तो 1 से लेकर 13 तक, लेकिन एक्चुअल में कितने? ये 12। क्यों 12 है? समझ आया?
क्योंकि छठवां वाला नहीं है। समझ गई ये वाली बात। और ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, खून को जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देख लो अब एक बार। ये देखो जो मैंने अभी बताया आपको। चलो तो बात करेंगे अब हम लोग हार्ट की। ध्यान सुनना सभी लोग। तो ब्लड वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। ब्लड वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ट। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। क्यों पंपिंग ऑर्गन बोल रहे हो? क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट तो आपका एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करके ब्लड को बाहर भेज रहा है और अंदर बुला रहा है। आपका जो हार्ट होगा वो होगा रेडिश ब्राउन, एकदम गाढ़ा रेड या हल्का ब्राउन, रेडिश ब्राउन। मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से बना है। कौन सा मसल है यहाँ पे? कार्डियक मसल। तीन तरीके के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये किससे बना है? कार्डियक। साइज कितना होगा? फिस्ट। व्हाट इज फिस्ट? ये देखो, ये इतना, ये फिस्ट है। ये इतना, जितना बड़ा मेरा फिस्ट है उतना बड़ा मेरा हार्ट होगा। तो जितना आपका फिस्ट होता है उतना ही आपका हार्ट भी होगा। क्या ये बात समझ आ गई? अब वेट की बात करें कि वजन कितना होगा, तो लड़कों में हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम और लड़कियों में हार्ट का वजन होता है 250 ग्राम। उनमें 50 ग्राम कम होता है, ओवर एक्टिंग का काटा जाता है। अब हार्ट का शेप क्या होगा? कॉनिकल, कोन शेप। हार्ट का शेप क्या होगा? कोन शेप, कॉनिकल होगा। ओके, नाउ लोकेशन क्या होगा? आपका हार्ट का लोकेशन होता है मेडियस्टिनम। व्हाट इज मेडियस्टिनम? देखो दो फेफड़े हैं, दोनों के बीच में जो खाली सा गैप होता है थोड़ा सा, उस गैप को आप बोलोगे मेडियस्टिनम। दो फेफड़े के बीच में जो थोड़ा सा खाली गैप होगा, उस गैप को क्या बोलोगे? मेडियस्टिनम। और इसी मेडियस्टिनम में क्या होगा? आपका हार्ट। समझ आया? ओके, अब देखो लास्ट बात, कॉनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। आपका जो हार्ट होता है ना, हल्का सा लेफ्ट की तरफ ऐसे झुका हुआ होता है। ये बात समझ आई? हार्ट हल्का सा किस तरफ होता है? लेफ्ट की तरफ। इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट की साइड होता है। लेफ्ट की साइड नहीं होता है हार्ट, हार्ट बीच में होता है। लेफ्ट की साइड हल्का सा झुका हुआ होता है खाली, बस। वो भी ऐसे ऐसे होता है। क्या? अबे ये इधर ही है, ये देख इधर गया, नीचे वाला पार्ट इधर गया लेफ्ट में, ऐसे नहीं किया। समझा? चलो, क्या इतनी बात समझ आ गई? एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपका हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर है, लड़कों में 300 ग्राम, लड़कियों में 250 ग्राम, ब्लड को पंप कर रहा है, रेडिश ब्राउन है, कार्डियक मसल से बना है, और लास्ट बात कहां पर है? मेडियस्टिनल स्पेस। चलो, सुनो, जैसे ही आपका हार्ट है रफ में, श्श, जैसे ही आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर, अबे रफ में, अभी मुझे कम से कम 50 बार हार्ट बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, बार बार थोड़ी ना बनाएंगे, टाइम जाएगा उसमें। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका हार्ट है, जो भी जरूरी चीजें होती है आप उसके ऊपर कवर लगा के रखते हो। तो हार्ट के ऊपर भी कवर होगा, तो यहाँ पे भी कवर है। ये देखो, दो कवर है। हार्ट पे कितना कवर है? दो कवर, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ कवर होगा आप उसे बोलोगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो अंदर की तरफ होगा उसे बोलोगे सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। ये देखो,
ये बाहर की तरफ है, इसे बोलोगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। और अंदर वाले को क्या बोलोगे? सेरस पेरिकार्डियम। तो बाहर वाले कवर को क्या बोला आपने? फाइब्रस पेरिकार्डियम। अंदर वाले कवर को क्या बोला? सेरस पेरिकार्डियम। अब ये जो अंदर वाला कवर होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखो दो पार्ट है इसके, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट है उसे बोलोगे पेराइटल लेयर, और जो अंदर वाला लेयर है उसे क्या बोलोगे? विसरल लेयर। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। क्या इतनी बात समझ आई? सेरस पेरिकार्डियम दो पार्ट में डिवाइडेड है, बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलोगे? पेराइटल लेयर। और अंदर वाले को क्या बोलोगे? विसरल लेयर। क्या इतनी बात समझ आ गई? वापस, हार्ट के ऊपर कितने कवर होते हैं? दो। सबसे बाहर वाला कवर फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाला कवर सेरस पेरिकार्डियम। अब जो ये सेरस पेरिकार्डियम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलोगे? पेराइटल लेयर। अंदर वाले को क्या बोलोगे? विसरल लेयर। दोनों लेयर के बीच में अगर आप देखो तो आपको मिलेगा स्पेस। ये स्पेस दिखा, ये स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलोगे? पेरिकार्डियल स्पेस। और पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर होगा फ्लूइड, उस फ्लूइड को क्या बोलोगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या ये वाली बात समझ आ गई? तो ये था आपके हार्ट के बारे में, इनके कवर के बारे में। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से सुनना। समझो ये हार्ट है आपका। हार्ट का वॉल इतना मोटा है, देख रहे हो? तो ये बाहर का लेयर है हार्ट का, ये अंदर का लेयर है, और ये बीच का लेयर है। हार्ट का जो मसल है, मसल के कितने लेयर से? तीन लेयर। कवर की बात, कवर तो अलग है, कवर तो इसके ऊपर था, ये कवर था। कवर की बात नहीं कर रहा हूं, हार्ट के वॉल की बात कर रहा हूं। तो आपका जो हार्ट का वॉल है यहाँ पे देखो, बाहर का लेयर, अंदर का लेयर, और ये बीच का लेयर, तीन लेयर है। जो बाहर का लेयर होगा उसे क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप पेरिकार्डियम। हार्ट का जो बाहर का मसल होगा उसे क्या बोलोगे? जैसे समझ लो ये हार्ट का मसल, ये देखो इसके तीन लेयर है, बाहर का लेयर, बीच का लेयर, अंदर का लेयर। बाहर के लेयर को क्या बोलोगे? पेरिकार्डियम। बीच के लेयर को क्या बोलोगे? मायोकार्डियम। और अंदर के लेयर को क्या बोलोगे? एंडोकार्डियम। आपका जो हार्ट वॉल वो कितने लेयर से बना है? तीन लेयर से। आपका हार्ट वॉल कितने लेयर से बना है? तीन लेयर से। बाहर वाले लेयर का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। बीच वाले का नाम क्या है? मायोकार्डियम। और अंदर वाले का नाम क्या है? एंडोकार्डियम। क्या सभी को इतनी बात समझ आई? तो ये तो हो गया हार्ट वॉल। और हार्ट के कवर क्या थे? बाहर वाला क्या था? फाइब्रस। अंदर वाला क्या था? सेरस। सेरस दो पार्ट में डिवाइडेड था, पेराइटल और विसरल। दोनों के बीच में खाली स्पेस था जिसे क्या बोल रहे थे? पेरिकार्डियल स्पेस। और उसमें जो फ्लूइड था उसे क्या बोल रहे थे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या सभी को यह बात समझ आ गई? पक्का? तो चलो आगे चलते हैं। चलो ध्यान से सुनना टॉपिक। टॉपिक है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट बाहर से कैसा होता है। तो रफ डायग्राम में बता रहा हूं आपको।
पहले हम लोग रफ डायग्राम में सारे लेबल्स सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर पेपर का डायग्राम कैसे बनाना है वो बताऊंगा, ठीक है? तो सुनो, शांत हो जाओ, 50 बार लिखने से अच्छा है। सुनो, ऊपर के दो चेंबर को क्या बोलोगे? एट्रियम। ऊपर के दो चेंबर छोटे छोटे होते हैं, उनको क्या बोलोगे? एट्रियम। और नीचे के चेंबर दोनों बड़े बड़े होते हैं, उनको बोलोगे वेंट्रिकल। ओके, अबे वेंट्रिकल ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया? चलो सुनो, तो यहां पे आपके पास चार चेंबर है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनना, दोनों एट्रियम के बीच में एक वॉल होगा, दोनों एट्रियम के बीच में एक सेपरेशन होगा जो कि दोनों को अलग करेगा। इस सेपरेशन को क्या बोलोगे? इसे बोलोगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। क्या बोलोगे? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब सेम दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल होगा, इस वॉल को क्या बोलोगे? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। जो वॉल आपके एट्रियम के बीच में होगा वो होगा इंटर ऑरिक्यूलर, जो वॉल आपके वेंट्रिकल्स के बीच में होगा वो होगा इंटर वेंट्रिकुलर। आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी ऐसा वॉल होता है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या ये तीन सेप्टम समझ आया? सेप्टम का मतलब होता है बॉर्डर। तो हमारे पास तीन बॉर्डर है, पहला बॉर्डर दो एट्रियम के बीच में, दूसरा बॉर्डर दो वेंट्रिकल के बीच में, और तीसरा बॉर्डर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। क्या इतनी बात समझ आई? पहला बॉर्डर दो एट्रियम के बीच में, दूसरा बॉर्डर दो वेंट्रिकल के बीच में, और तीसरा बॉर्डर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इतनी बात क्लियर हो गई? अब अगली बात सुनो, ये राइट एट्रियम में पूरी शरीर से गंदा खून आता है, बता चुका हूं ये आपको, डबल सर्कुलेशन में। एक पाइप यहां होता है, इसमें से एक पाइप से आएगा यहां पर, फिर दूसरा पाइप यहां होता है, यहां से आएगा, और तीसरा पाइप यहां पर होता है जो पीछे से आके इसमें खुलेगा। बराबर है? ये यहां से इसमें खुलेगा, ये यहां से खुलेगा, ये पीछे से जाके इसमें खुलेगा, पीछे के साइड से गया है वो। ऊपर वाले पाइप को आप बोलोगे एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले पाइप को बोलोगे आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। और साइड वाले को बोलोगे कोरोनरी साइनस। इंफीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। ये वाली बात समझ आई? ओके, अब सुनो, ये तो इसकी बात हो गई। उसी तरह इसमें भी चार पाइप खुलते हैं। इसमें पाइप कितना खुलेगा? चार। इसमें चार पाइप खुलेगा, एक, दो, तीन एंड चार। इन पाइप्स को क्या बोलोगे? तो इन पाइप्स को आप बोलोगे पल्मोनरी वेन। क्या बोलोगे इनको? पल्मोनरी वेन। क्या बोलोगे इन्हें? पल्मोनरी वेन। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो इनका पाइप और इनका पाइप समझ आया? यहां से एक पाइप देखो बाहर जाएगा, कौन सा खून लेकर जाएगा? अच्छा खून। क्या नाम है इस पाइप का? याद करो, बताया था, डोर्सल आउटा। सेम यहां पे भी एक पाइप होगा जो कि गंदा खून लेके जाएगा आपके लंग्स के पास, लंग्स के पास लेके जाएगा। इस पाइप का नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। समझा? तो ये चारों चेंबर के अलग अलग पाइप है, बाकी अगली बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है?